भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब वह विचार या भावना जो हमें राष्ट्र की या देश के लोगों के बीच में एकता स्थापित करने का काम करती है। अर्थात राष्ट्रवाद वह विचार है या भावना है जो देश के लोगों के बीच एकता स्थापित करने का कार्य करती है, और यह भावना व्यक्तिगत हित की बजाय राष्ट्रीय हित को या देश हित को ज़्यादा महत्व देती है। भारत में इसके बीच पहले से ही थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों के कुशासन और शोषण के खिलाफ पूरा भारत और भारतीय समाज एक हो रहा था, और इसी वजह से इसको हम राष्ट्रवादी भावना के रूप में देखते हैं, अंग्रेजी शासन के प्रतिकार को। और इसी बीच 19वीं-20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब परिस्थिति तेज़ी से बदल रही थी, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जो शुरू हो गया था और 18 तक चल रहा था, इसमें इंग्लैंड भाग ले रहा था जिसके शासन के अधीन हम थे। तो ये घटनाएं तेज़ी से बदल रही थी, और इसी बीच 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए। कहाँ आए? भारत आए। चूँकि गांधी जी अफ्रीका में अपना आंदोलन कर चुके थे और उसमें उन्हें सफलता मिली थी, इसलिए भारत में भी वह एक जननायक के रूप में स्थापित हो रहे थे और जनता को उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं। जनता के साथ साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन में नेता थे, उनको भी गांधी जी से काफ़ी उम्मीदें थीं। गांधी जी आए और उन्होंने पहले भारतीय जनमानस को जानने का प्रयास किया, और इसलिए वो छोटी छोटी यात्राएं किए पूरे देश में, और इसी क्रम में उन्होंने कुछ सत्याग्रह भी किए। सत्याग्रह और अहिंसा गांधी जी के जो दो हथियार थे आंदोलन करने के, उसका उन्होंने प्रयोग भारत में पहली बार 1916 ईस्वी में चंपारण, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने किया। नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में, और इसमें उन्हें किसानों की मांगों को मनवाया सरकार से और उनको सफलता मिली, तो गांधी की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ने लगी। और 1917 में खेड़ा गुजरात में तथा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह किया मिल मजदूरों के समर्थन में, और उनकी सारी बातें अंग्रेज़ों को माननी पड़ी। इसलिए इनका जो लोकप्रियता का ग्राफ था तेज़ी से पूरे देश में फैल रहा था। इसी बीच 1914 और 18 के बीच जो विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें इंग्लैंड के विरुद्ध तुर्की लड़ रहा था, और तुर्की का जो खलीफा था वो पूरे विश्व में मुस्लिमों का नेता माना जाता था, और तुर्की को इंग्लैंड ने पराजित कर दिया। विश्व युद्ध में हारने के बाद खलीफा का पद उन्होंने खलीफा को अपने पद से हटाया, और इस हटाने के प्रयास को पूरे विश्व के मुसलमानों ने विरोध किया। भारत में भी उसका विरोध शुरू हुआ, और उसको हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो भारत में विरोध उसका हुआ। गांधी जी इसको भी एक अवसर के रूप में देखा उन्होंने, और उस आंदोलन को उन्होंने समर्थन किया। किसका? खिलाफत आंदोलन का, और मुस्लिमों का समर्थन किया। तुर्की के खलीफा की स्थापना की बात उन्होंने अंग्रेज़ों से की। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। और चूँकि यह समय विश्व युद्ध समाप्ति की तरफ था, विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति काफ़ी बुरी हो चुकी थी, और इंग्लैंड युद्ध से उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ था। और इस बीच देश में ज़्यादा आंदोलन ना हो, विरोध ना हो, इसके लिए उन्होंने अपना शोषण की जो प्रक्रिया थी उसको और तेज़ कर दी। और इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने सर रॉलेट, जो न्यायाधीश थे इंग्लैंड में, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाया, और उस समिति के प्रस्ताव को संसद में पारित किया, इंग्लैंड की संसद में। उसी को हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, जो 1919 ईस्वी में पारित किया गया, और यह भारत से संबंधित था, भारत के लोगों पर लागू होना था। यह एक्ट इतना बुरा था कि इसको गांधी जी ने काला कानून कहा। इस एक्ट में यह व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसके अपराध बताए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, और उसको सज़ा हो सकती है।
नेहरू ने भी इसे नो वकील नो दलील वाला कानून कहा, यानी इसमें जो मौकिल था उसको अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं था, और यह दमन का एक प्रमुख हथियार बन गया। इसलिए भारत में इस एक्ट का विरोध जगह जगह शुरू हो गया। इसी विरोध के क्रम में पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हुई, और जो शांतिपूर्वक इस एक्ट का विरोध कर रही थी, किसका, रॉलेट एक्ट का। लेकिन वहाँ के गवर्नर जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना किए और बिना उनको चेतावनी दी उस सभा पर गोलियां चलवा दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस वजह से पूरे देश में एक गुस्सा भर आया, और गांधी जी ने भी इसका भरपूर विरोध किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नए आंदोलन की घोषणा की, जिसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, और इस तरह से 1 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो हमने देखा कि असहयोग आंदोलन के कई कारण थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और उससे उपजी परिस्थितियाँ, जो खिलाफत का प्रश्न था, खलीफा के पद की स्थापना के लिए रॉलेट एक्ट जो अंग्रेज़ों ने पास किया, उसके विरोध में जो गुस्सा था उसकी वजह से, और ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, यह तत्कालिक कारण बना असहयोग आंदोलन का। और इसके अलावा जो दमन और शोषण अंग्रेज़ों का किसानों के प्रति, बुनकरों के प्रति, उद्योगों पर चल रहा था, वे सब कारण थे असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के। इसमें खिलाफत आंदोलन भी साथ साथ चला। गांधी जी ने यह जो असहयोग आंदोलन किस तरीके से होगा, उसके लिए कुछ कार्यक्रम तय किए। उसी को कई बार प्रश्न पूछता है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। तो असहयोग आंदोलन में हमें क्या करना है, तो जैसा शब्द से ही है असहयोग, यानी हमें किसी भी प्रकार से उस अन्याय का सहयोग नहीं करना है, सरकार का सहयोग नहीं करना है। जो ब्रिटिश सरकार हमारे साथ अन्याय करती है उसका हमें बिल्कुल सहयोग नहीं करना है। गांधी जी का मानना था कि भारतीयों के सहयोग की वजह से ही ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित है, और इसलिए उन्होंने सभी प्रकार के सरकारी उपाधियों को त्यागने का निर्णय किया और जनता से भी कहा। इसी क्रम में गांधी जी ने भी जो दक्षिण अफ्रीका में सम्मान मिला था कैसरे हिंद का, उसको वापस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी, और इनको देखते हुए पूरे देश से जनता ने सरकारी नौकरियों को छोड़ना शुरू कर दिया। जो सरकारी पद थे उनको त्यागना शुरू कर दिया। सरकारी स्कूलों में लोगों ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। कॉलेजों में लोगों ने भेजना बंद कर दिया। सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेना बंद कर दिया। और इसका जो दूसरा रूप था कार्यक्रम का कि स्वदेशी अपनाओ। एक तो इन सबका परित्याग करो जो विदेशी नौकरियां हैं, उपाधियां हैं, और स्वदेशी वस्त्रों को। तो इस आंदोलन में हम देखते हैं कि पूरे देश में गांधी जी की छवि के अनुरूप आम जो साधारण जनता थी वो भी सड़कों पे आ गई, और घर घर से, अपने घरों से विदेशी सामानों की होली जलाने लगी, एक जगह इकट्ठा करके। और सरकारी स्कूलों की स्थापना, सरकारी स्कूलों को त्याग करके प्राइवेट स्कूल, अपने देसी स्कूलों की स्थापना शुरू होने लगी, और आंदोलन तीव्र गति से बढ़ता गया। पहली बार हमने देखा कि देश की साधारण जनता भी इस आंदोलन में शामिल हो गई। पहले कुछ लोग ही शामिल होते थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन में, और शहरों तक इसका प्रभाव रहता था, लेकिन यह पहला आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। इसलिए इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा गया, क्योंकि पूरे राष्ट्र में और गांव से लेकर शहरों तक सभी जगहों पे यह आंदोलन अपने चरम पे पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, वहीं पे एक चौरी चौरा नामक स्थान पर एक दुर्घटना होती है, जहां वहां के जो थानाध्यक्ष था, उसके अन्याय के विरोध में वहाँ के लोग, जो पब्लिक थी, प्रदर्शनकारी थे, वे हिंसक हो गए, और उन्होंने थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दिया, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। चूँकि गांधी जी
अहिंसा के पुजारी थे। उनके आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। इस घटना से वे बहुत दुखित हुए और यह घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई और उन्होंने तुरंत अपना आंदोलन वापस लेने का प्रस्ताव पेश कर दिया कि मैं अब इस आंदोलन को वापस लेता हूं। और 12 फरवरी को यह प्रस्ताव कांग्रेस की सभा में पारित हो गया और असहयोग आंदोलन असमय ही वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन इस तरीके से वापस ले लिया गया, लेकिन इसका फिर भी प्रभाव काफ़ी रहा। यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जो अब जन आंदोलन में बदल गया। सत्य और अहिंसा का जो इन्होंने अनूठा प्रयोग किया वह भी एक तरीके से सफल रहा और पूरे देश में यह आंदोलन चरम पे था। अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लें, और आंदोलन वापस लेते ही गांधी जी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। इसका एक प्रभाव और रहा कि अब जो राष्ट्रवादी भावनाएं थीं वे जन जन तक गाँव में भी पहुंच चुकी थी। हिंदू मुस्लिम एकता की भी स्थापना हुई, क्योंकि इसमें खिलाफत आंदोलन का भी शामिल था। और अब अंग्रेज़ों को यह जो गुमान था, भ्रम था कि वह शक्ति के बल पर देश में शासन कर सकते हैं, इस आंदोलन ने उनका यह भ्रम तोड़ दिया था। लेकिन इस तरीके से आंदोलन वापस लेने से जो कांग्रेस में कुछ नेता थे वे गांधी जी से नाराज़ हो गए। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। इन्होंने क्या किया, अब कांग्रेस से अलग एक नई पार्टी का गठन कर लिया। अब इधर गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे 1922 में ही, इधर कांग्रेस में फूट पड़ गई। कुछ लोगों ने अलग पार्टी बना लिया, स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। विट्ठल भाई भी इसमें थे। और इस तरीके से जो राष्ट्रीय आंदोलन अब इस समय कमज़ोर पड़ गया। और इसी बीच 1919 का जो अधिनियम अंग्रेज़ों ने लागू किया था उसमें कितनी प्रगति हुई उसकी समीक्षा करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमीशन नियुक्त किया जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया साइमन कमीशन। इसकी नियुक्ति हुई 1927 ईस्वी में और इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। इन 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज थे। इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया, श्वेत कमीशन, चूँकि एक भी भारतीय नहीं था इसमें। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कमीशन को भारतीयों के समस्याओं पर, भारतीयों कानून पर समीक्षा करना था, उस पर विचार करना था, और इसमें सबके सब अंग्रेज थे। इसलिए इसका विरोध पूरे भारत में शुरू हो गया। अभी यह कमीशन भारत आया भी नहीं था। भारत यह कमीशन आया 1928 ईस्वी में, 1927 में, लेकिन उसके पहले ही 27 में नियुक्ति हुई, 28 में भारत में आया। उसके पहले ही जगह जगह इसका विरोध होने लगा। और लाहौर में इसी तरीके से जब विरोध हो रहा था तो पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसके विरोध में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह ने उनके मृत्यु का बदला भी लिया। तो इस तरीके से एक पुनः चक्र शुरू हो गया अंग्रेज़ों के दमन का। और इसी बीच पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी का भी दौर चल रहा था, जिसको 1919 का हम महामंदी के नाम, 1929 का महामंदी के नाम से जानते हैं। और उससे भारत भी अछूता न रहा। और अंग्रेज़ों ने अपना दमन चक्र भी नहीं रोका, और एक साधारण सी चीज़ नमक पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। और गांधी जी चूँकि पहले ही रिहा हो चुके थे, तो गांधी जी को एक बार पुनः अब एक नए आंदोलन के लिए विचार करना पड़ा, और उन्होंने एक नए आंदोलन की घोषणा की। इसके लिए पहले उन्होंने, जो उस समय जो गवर्नर था इरविन, उसको उन्होंने एक पत्र लिखा 11 मांगों का 1930 ईस्वी में, कि अगर हमारी मांगें नहीं तुम माने तो हम तुरंत 1 सप्ताह का उन्होंने समय दिया और हम एक नया आंदोलन शुरू कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नाम से ही अर्थ है कि सविनय हम विद्या के साथ आपके हर कानून का अवज्ञा करेंगे, उल्लंघन करेंगे। और उन्होंने उसके लिए पहला हथियार चुना नमक कानून का।
चूँकि नमक एक साधारण वस्तु थी और पूरे जनता के लिए आवश्यक थी, घर घर में उसका उपयोग होता था, इससे इस पे जो टैक्स लगा था उससे देश के सभी नागरिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन का सोचा। और चूँकि इरविन ने इनकी किसी भी मांग को नहीं माना, उस पर विचार नहीं किया, तो इन्होंने उसके आंदोलन की शुरुआत कर दी। शुरुआत कैसे की? उन्होंने 12 मार्च को अपने आश्रम, अब जो अहमदाबाद में साबरमती का आश्रम, वहाँ से एक यात्रा शुरू की। कहाँ के लिए? साबरमती से दांडी के लिए, जो तटीय क्षेत्र था गुजरात का, समुद्र के किनारे का क्षेत्र, वहीं दांडी के लिए, साबरमती से दांडी के लिए 1930 ईस्वी में उन्होंने 12 मार्च को शुरू किया। और 6 अप्रैल को वह उस दांडी नामक जगह पे पहुँचे और वहाँ नमक बना करके उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। और इस तरीके से 6 अप्रैल 1930 को नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो ये, और गांधी जी चूँकि यहाँ से जो 240 किलोमीटर की यात्रा की साबरमती से दांडी, और जगह जगह रात में रुकते और अंग्रेज़ों के जो दमन थे उसके बारे में लोगों को बताया जाता, जागरूक किया जाता और लोगों को जोड़ा जाता। उनका उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जा सके, और पूरे देश में कांग्रेस के और देश के कार्यकर्ता इस तरीके से पूरे देश में घूम घूम के आंदोलन शुरू करने के लिए लोगों से अपील किए। इसी बीच गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इतना ही नहीं, जो साइमन कमीशन का पूरे देश की जनता विरोध कर रही थी, उसकी रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया, और उसी रिपोर्ट के आधार पर एक नया सम्मेलन शुरू किया, जिसको गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं, यह इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ। इसमें कांग्रेस को न्योता निमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस, गांधी जी आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने बाकी नेताओं को इसमें बुलाया, लेकिन यह वहाँ भी उन नेताओं में कोई आपसी सहमति न बनी और पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। प्रथम हुआ था 1930 में, फिर 31 में दूसरा हुआ, तो यह असफल हो गया। जिन्ना और अंबेडकर में आपस में मतभेद हो गए, अन्य नेताओं में भी हो गए। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को यह लगा कि गांधी जी और कांग्रेस के विचार के बिना या उनको शामिल किए बिना, उनसे बात किए बिना कोई ऐसा समझौता सफल नहीं हो सकता जिससे पूरा देश माने। और उनको ऐसा निर्देश मिला। फिर जो गवर्नर था इरविन, उसने गांधी जी से बात किया और एक दोनों में समझौता हुआ। इसको गांधी इरविन या इरविन गांधी समझौता कहते हैं। और इस समझौते में यह तय हुआ कि गांधी जी अपना आंदोलन स्थगित करते हैं। इरविन तो समाप्त करने की बात कर रहा था, लेकिन गांधी जी ने इतना कहा कि चलो, मैं समझौता के तहत आंदोलन अपना स्थगित कर दे रहा हूँ, और इसके बदले जितने राजनीतिक कैदी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन सबको रिहा कर दिया जाए। और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अवसर दिया गया। यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ। अब इसके तहत यह आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, स्थगित हुआ, और गांधी जी और कांग्रेस के और प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा हुआ 1931 में, उसमें भाग लेने गए, इस उम्मीद के साथ कि कुछ न कुछ बात बनेगी। लेकिन वहाँ जाकर के उनको आभास हुआ कि हम यहाँ ठगे गए, और उनकी कोई भी मांग वहाँ स्वीकार नहीं की गई। अतः वो वहाँ से लौट आए, और उन्होंने पुनः आने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया। लेकिन ये बीच में गैप हो जाने की वजह से और धीरे धीरे फूट पड़ जाने की वजह से आंदोलन की जो धार थी वो कमज़ोर हो गई, और धीरे धीरे आंदोलन अपने
अंतिम अवस्था की ओर मृत प्राय होने की तरफ चल दिया। और इस बीच में इधर कांग्रेस में भी कई युवा नेता थे जो अब पूर्ण स्वतंत्रता की बात करने लगे। अब अधिकारों की जगह वो आज़ादी की मांग होने लगी। जैसे 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह मांग रखी गई और नेहरू जी की अध्यक्षता में यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था कि अब हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अब युवाओं का इधर सुभाष चंद्र बोस भी पूरी पूर्ण आज़ादी के लिए मांग करने लगे। और बीच में मुस्लिम लीग का जब अभ्युदय हुआ तो जिन्ना उसमें शामिल हुए, तो हिंदू मुस्लिमों में फूट भी पड़ने लगी। जिन्ना बाद में आगे चल के अलग देश की मांग करने लगे। और इसी बीच हम देखते हैं कि 1 सितंबर 1939 को पुनः दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जो 45 तक चलता है। और इस युद्ध के बीच में ही अंग्रेज़ों को लगा कि अब भारत का हमें सहयोग चाहिए, तो उन्होंने भारतीयों का सहयोग लेने के लिए कुछ छोटे मोटे वादे करने के लिए कुछ कमीशनों को भारत भेजा। जैसे क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद बेवल जो गवर्नर थे उन्होंने एक योजना रखा। लेकिन सबका यही उद्देश्य था कि हम आज़ादी, इस युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है उसके बाद हम भारतीयों की समस्याओं पर विचार करेंगे और उनको अधिकार दिया जाएगा, जिसको ना ही कांग्रेस ने स्वीकार किया और ना ही गांधी जी ने। और 9 अगस्त 1942 को एक और आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। और इस आंदोलन के शुरू होते ही कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गांधी जी सहित गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव इतना था, बिना नेताओं के ही ये आंदोलन जनता द्वारा स्वयं संचालित हुआ। और इस आंदोलन की तीव्रता को देखकर अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा कि अब भारत पे शासन करना संभव नहीं है। और इसी बीच जो इंग्लैंड में चुनाव हुए उसमें लेबर पार्टी की सत्ता स्थापित हुई। लेबर पार्टी के जो नेता थे एटली, उन्होंने पहले ही कह दिया था अपने चुनाव अभियान में ही कि अगर हम सत्ता में आए तो भारत को आज़ाद कर देंगे। और इसलिए उन्होंने जब सत्ता में आते ही एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसका उद्देश्य ही था कि भारतीयों से बात कर भारत को आज़ाद किया जाए। वह कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिया उसी के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा में जो चुनाव में मुस्लिम लीग को सीटें कम मिली, इसलिए उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और अलग देश की मांग करने लगे। तब तक उधर इटली ने एक नए गवर्नर को भेजा, माउंटबेटन को, और उनसे साफ निर्देश दिया गया कि भारत के नेताओं से बात करके उनको तुरंत जल्द से जल्द आज़ादी दे दी जाए। अगर आपस में नहीं सहमति बनती है तो भी उनको हम छोड़ के चले आएंगे। और इस तरीके से कांग्रेस और गांधी और मुस्लिम लीग में बातचीत होती है और अलग देश के लिए तैयार हो जाते हैं नेता। और इस तरीके से भारत का बंटवारा होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ आज़ाद कर देते हैं। तुम्हारे इस अध्याय में सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन 2 ही आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है। फिर भी हमने इस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर दी ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए।